हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 8 क्षेत्रीय आकांक्षा का सॉल्यूशन देखेंगे। अभी तक हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एमसीक्यू तथा जो अति लघुत्तरी क्वेश्चन थे और लघुत्तरी क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन देखा था। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है, ठीक है। तो पार्ट 1 की लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब ये पार्ट 2 है, तो इसके अंतर्गत हम दीर्घोत्तरी जो क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दीर्घोत्तरी क्वेश्चन की तरफ। इन सब का तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है एमसीक्यू वगैरह का। अब ये हम आ चुके हैं यहाँ पर दीर्घोत्तरी प्रश्नों में, ठीक है। तो इनका सोल्यूशन एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण लिखिए। जो क्षेत्रीयता है उसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, भारत में क्षेत्रवाद के उदय होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति का मतलब होता है कि जो देश, जो क्षेत्र विशेष है उसका प्राकृतिक वातावरण कैसा है, वहाँ पर मिट्टी कैसी है, वहाँ की नदी, वहाँ का जल, वहाँ की वायु, ये सब आते हैं भौगोलिक स्थिति में, ठीक है। तो भौगोलिक दृष्टि से भारत में अनेक राज्य काफ़ी विशाल है, यानी कि काफ़ी बड़ा उनका विशाल क्षेत्र है। जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, कई राज्यों में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कि भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इकाई बन सकते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट इकाई बन सकते हैं। तो इसलिए भी क्षेत्रवाद उत्पन्न होता है। दूसरा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इतिहास का सीधा सीधा मतलब आप लगा सकते हो इतिहास, यानी कि हिस्ट्री से। जो हिस्ट्री में हुआ, जो हिस्ट्री का बैकग्राउंड है, वो भी कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद का प्रमुख कारण बनता है। तो देखते हैं, राज्य पुनर्गठन के पश्चात अनेक प्राचीन रियासतों का राज्यों में विलय कर लिया गया, यानी कि जो प्राचीन रियासतें थी उनको राज्यों में कन्वर्ट कर लिया। तो वर्तमान में इन राज्यों के लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि यही उनकी रियासत को अलग राज्य बनाया जाता तो वे अधिक लाभप्रद स्थिति में होते। इस कारण भी लोगों के अंदर क्षेत्रीय आकांक्षा, क्षेत्रीयवाद की भावना उत्पन्न होती है। उसके बाद विभिन्न संस्कृति। आप सबको पता है भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश, यानी यहाँ का कल्चर इतना डाइवर्ट है, इतनी डाइवर्सिटी है इसके कल्चर में जो आपको कहीं नहीं देखने मिलेगी। पर इसी के कारण प्रत्येक क्षेत्र को लोगों को अपनी अपनी भाषा और अपनी अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस होता है और इस आधार पर अपने लिए विशेष स्थितियों की वो मांग करते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं क्षेत्रीयवाद का कारण बनता है। उसके बाद आर्थिक परिस्थितियाँ। देखो, जहाँ भारत के कुछ क्षेत्रों का अत्यधिक आर्थिक विकास हुआ है, वहीं अनेक इस हिस्से पीछे हैं। जैसे दिल्ली और जैसे बड़े बड़े जो राज्य हैं, केरल, ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं, ठीक है। वहीं जैसे कि राजस्थान हुआ जो बहुत पिछड़ा रह चुका है, बिहार हुआ जो बहुत पिछड़ा रह चुका है। तो उसके कारण भी क्या होता है, क्षेत्रवाद की जो भावना होती है वो पनपती है, ठीक है। असंतोष की भावना पनपती है और क्षेत्रवाद को बल मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जातीयता की भावना। अब देखो, क्षेत्रवाद को पनपनाने में जाति का उल्लेखनीय योगदान रहा है। भारत के जिस हिस्से में किसी एक जाति विशेष की प्रधानता रही, वहीं क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति अत्यंत उग्र रूप से दिखाई देती है। अगर हम देखेंगे ना हमारे भारत में क्षेत्रवाद का इतिहास, तो हम देखेंगे कि जहाँ पर कोई स्पेशल जाति है वो डोमिनेट हो रही है, वो वहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। तो वहाँ पर क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न होना बहुत आसान बात है, ठीक है। अलग आगे देखते हैं, राजनीतिक परिस्थितियाँ। राजनीतिज्ञों की मान्यता है कि अलग राज्यों का निर्माण होने से उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति बड़ी ही सरलता से हो जाएगी, अतः वह प्रादेशिकता की आग को तेज करने का प्रत्येक संभव उपाय करते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो अलग हो जाएंगे, ठीक है, क्षेत्रवाद उत्पन्न हो जाएगा, अलग राज्य का निर्माण हो जाएगा, तो वहाँ पर ज़्यादा फोकस होगा और राजनीतिक जो वहाँ की एम्बिशंस है, वहाँ की महत्वाकांक्षा है, वो बड़ी आसानी से सरल और बड़ी सरलता से पूरी हो जाएगी, ठीक है। विकास हो पाएगा, सीधा मतलब ये है। तो इस कारण लोगों में क्षेत्रीयवाद की भावना उत्पन्न होती है। तो ये कुछ कारण हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो ये क्वेश्चन मैंने आपकी जो परीक्षा अध्ययन आती है उसी में से इसका आंसर लिया है, क्योंकि काफ़ी अच्छा आंसर था, तो आप वहीं से भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। पर एक बार अगर आप समझ लेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, क्षेत्रवाद और पृथकतावाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। पृथकतावाद और क्षेत्रवाद में क्या अंतर है? सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, क्षेत्रवाद एक विचारधारा है जिसका संबंध एक ऐसे क्षेत्र से होता है जो धार्मिक हुआ,
आर्थिक हुआ, सामाजिक व सांस्कृतिक कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत होता है या ऐसे क्षेत्र की पृथकता को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहता है। इसमें राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर क्षेत्रों का विभाजन इत्यादि से संबंधित मुद्दों को शामिल किया जाता है। देखो, क्षेत्रवाद उसको बोलते हैं जब कोई विशेष क्षेत्र हुआ, उसकी जो संस्कृति है वो थोड़ी अलग है, उसकी जो भाषा है वो थोड़ी अलग है, वहाँ का प्रशासनिक सिस्टम अलग है, वहाँ की धार्मिक व्यवस्था अलग है। तो जब ये चीज़ें वहाँ की अलग होती है तो उनको ऐसा लगता है कि हम इनसे अलग हैं और हमारा जो धार्मिक अस्तित्व है उनको अच्छे से फॉलो नहीं किया जा रहा है, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। इस वजह से वो क्या कहते हैं, इस पूरे क्षेत्र में से जो हिस्सा धार्मिक आर्थिक वजह से अलग है वो अलग अस्तित्व जैसा फील करता है, ठीक है, पृथक अस्तित्व जैसा उसे लगता है, और इसी को बोलते हैं क्षेत्रवाद। क्योंकि वहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, फिर क्षेत्रवाद उत्पन्न हो जाता है, वो अपने आप को विभाजित महसूस करने लगता है। ये तो हुई क्षेत्रवाद की बात। अब बात की थी दूसरी हमने पृथकतावाद, जिसको हम अलगाववाद भी कहते हैं। तो अलगाववाद एक की व्यापक परिभाषा है कि यह किसी बड़े समूह से सांस्कृतिक, जाति, आदिवासी, धर्मीय, नस्ली और लैंगिक अलगाव की स्थिति की मांग है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है वे अलग देश की मांग करें। कभी कभी पूर्ण रूप से आज़ादी की जगह कुछ चुनिंदा राजनीतिक मामलों में स्वायत्तता मिल जाने पर भी संतुष्ट हो जाते हैं। अलगाववाद से अभिप्राय एक राज्य के कुछ क्षेत्र को अलग करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की मांग है। क्या मतलब है? क्षेत्रवाद तो आपको समझ में आ गया कि एक पूरा क्षेत्र है, उसमें से कुछ हिस्से की संस्कृति और ये सब अलग है, तो वो अपने आप को मतलब वहाँ पर दमित महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हम पिछड़ चुके हैं, हम विकास के मामले में पीछे रह चुके हैं, ठीक है। इसलिए वो मांग करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो समस्या है, उनका समाधान निकाला जाए, ठीक है। और अलगाववाद या पृथकतावाद में ये मांग की जाती है कि हमें इस हिस्से से ही अलग कर दिया जाए, एक अलग राज्य दे दिया जाए, हम स्वतंत्र राज्य की स्थापना की मांग करते हैं। कौन? अलगाववादी, ठीक है। तो ये है अलगाववादी। अलगाववादी का सीधा मतलब है कि जो विभिन्नता होने के कारण सामाजिक आर्थिक स्तर पर अलग राज्य की मांग करने लग जाते हैं, ठीक है। और क्षेत्रवाद जो विकास की मांग करते हैं कि हम पिछड़ चुके हैं, हम अलग हैं, इसलिए तो हमारा भी विकास किया जाए, ठीक है। इस तरीके से अलगाववाद का उदय उस समय होता है जब क्षेत्रवाद की भावना उग्र रूप धारण कर लेती है। समझ रहे हो? क्षेत्रवाद एक छोटी चीज़ है, ठीक है, छोटा मोटा किसी एरिया में ऐसा उत्पन्न हुआ, ऐसी दमित फील होने लगा, तो वहाँ जो मांगे उठती है वो क्षेत्रवाद। लेकिन जब ये क्षेत्रवाद बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी भावना उग्र हो जाती है, तब लोग क्या करते हैं, उस हिस्से को अलग अस्तित्व की मांग रख देते हैं उस हिस्से के लिए। तो उस स्थिति में हम कहते हैं पृथकतावाद या फिर अलगाववाद, ठीक है। तो ये इसमें अंतर है। तो ये इसका आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3, राष्ट्रीय अखंडता विकास के लिए आवश्यक समझाइए। जो राष्ट्रीय एकता होती है, अखंडता होती है, वो किसी भी देश के विकास के लिए आवश्यक है। कैसे, हमें ये समझाना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, सबसे पहले राष्ट्रीय अखंडता का मतलब क्या है। देखो, जो लोग हैं ना, जिस देश में निवास करते हैं, उन लोगों के बीच उनकी जाति को लेकर, उनका पंथ है उसको लेकर, उनका धर्म, उनके लिंग के बावजूद एकजुटता का बंधन ही राष्ट्रीय अखंडता है। यानी कि इन सब जाति, पंथ, धर्म में विभिन्नता होने के बावजूद भी अगर वो एकजुट है तो उनकी एकजुटता का बंधन ही क्या कहलाता है? राष्ट्रीय अखंडता, ठीक है। अब ये राष्ट्रीय अखंडता यानी कि ये एकता किसी भी देश के विकास के लिए आवश्यक कैसे है। देखो, राष्ट्रीय अखंडता एक देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। किसी भी देश व समाज का विकास तभी संभव होता है जब वहाँ के लोगों के अंदर देश प्रेम के साथ एकता और अखंडता की भावना हो। जब तक समाज में भाईचारा, समरसता कायम नहीं होगी, तब तक किसी भी समाज का विकास नहीं होगा। यानी कि जब तक किसी देश में राष्ट्रीय एकता, अखंडता नहीं होगी, तब तक उस देश का विकास संभव ही नहीं है, ठीक है। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का आपने नाम सुना होगा जब भी आप राष्ट्रीय अखंडता की बात करते हो, क्योंकि भारत उनका ऋणी है, भारत देश ऋणी है, क्योंकि उनकी दूरदर्शिता एवं दृढ़ निश्चय से
देश सदैव आगे बढ़ा, एकजुट रहा। उन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज भारत अखंड है। नहीं तो आपको पता होता भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाते और भारत की जो राष्ट्रीय अखंडता है वो भी खंडित हो जाती, ठीक है। और भारत जिस गति से आज विकास कर रहा है वो उस गति से विकास भी नहीं कर पाता, ठीक है। फिर देश को ब्राह् शक्ति से बचाने के लिए सभी देशवासियों में राष्ट्रीय एकता की भावना होना बहुत ज़रूरी है। इतिहास गवाह है, जब जब राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता को ताक पर रखा है, यानी कि राष्ट्रीय एकता को साइड में कर दिया, तब तक किसी बाहरी शक्ति ने इसका लाभ उठाया है और हमारा मुंह तोड़कर रख दिया है। आप 1857 की क्रांति के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा एक दिन जब विद्रोह करना था वो न करके उनकी एकता टूट गई और अलग अलग दिन जब विद्रोह हुआ तो विद्रोह असफल हो गया, ठीक है। हमें मुंह की खानी पड़ी, क्यों? क्योंकि वहाँ पर अखंडता और एकता का अभाव था, ठीक है। तो जब भी देश को किसी ब्राह् शक्ति के से लड़ना होता है तब भी हमें राष्ट्रीय एकता और अखंडता की जरूरत होती है। राष्ट्रीय अखंडता समाज के सभी वर्गों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनते हैं। इसके माध्यम से राज्य का उद्देश्य आर्थिक एकीकरण को भी बढ़ावा देना है, ठीक है। तो इसलिए राष्ट्रीय अखंडता देश के विकास के लिए आवश्यक है। तो ये कुछ बिंदु है जिनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, गोवा मुक्ति आंदोलन की व्याख्या कीजिए। जो गोवा राज्य है ना, उसका आंदोलन, उससे संबंधित एक आंदोलन था जिसके परिणाम स्वरूप गोवा जो था वो भारत में जुड़ा। तो उस मुक्ति आंदोलन के बारे में, गोवा मुक्ति आंदोलन के बारे में बताना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गोवा मुक्ति आंदोलन। गोवा मुक्ति आंदोलन एक आंदोलन था जो गोवा को पुर्तगाली भारत में पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के लिए लड़ा था, ठीक है। तो ये जो है ये एक गोवा मुक्ति आंदोलन था जो गोवा में जो पुर्तगाली लोग थे, शासन थे, ठीक है, उनको समाप्त करने के लिए ये लड़ा गया था, यानी कि उनसे गोवा को मुक्त करने के लिए ये लड़ा गया था। 19वीं शताब्दी के छोटे पैमाने के विद्रोह और विद्रोह पर निर्मित आंदोलन और 1940 से 61 की अवधि के दौरान शक्तिशाली हो गया था। ये जो आंदोलन था ये 19वीं शताब्दी में छोटे पैमाने पर था, ठीक है, लेकिन 1961 के लगभग ये बहुत बड़े पैमाने पर था और ये गोवा के अंदर और बाहर दोनों जगह पर आयोजित किया गया था। और अहिंसक प्रदर्शन, क्रांतिकारी तरीकों और कूटनीतिक प्रयासों सहित कई तरह की रणनीति इस आंदोलन की विशेषता थी, ठीक है। हालांकि अपने भारतीय उपनिवेशों पर पुर्तगाली नियंत्रण तभी समाप्त हुआ जब 1961 में भारत ने गोवा को मुक्त किया। ये आंदोलन चला, लेकिन सिर्फ इस आंदोलन के कारण से ही गोवा मुक्त नहीं हो गया। जब भारत ने गोवा की मदद की 1961 में, 18 और 19 दिसंबर 1961 को आयोजित एक सैन्य अभियान, भारतीय सैनिकों ने थोड़े प्रतिरोध के साथ गोवा पर कब्जा कर लिया। पुर्तगाल भारत के गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनिया वास्लो ई सिल्वा ने आत्मसमर्पण के साथ एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और प्रदेश को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो यह था गोवा मुक्ति आंदोलन और इस तरीके से गोवा जो है वो भारत में शामिल हुआ। तो ये आंसर है, स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, क्षेत्रीय आंदोलन देश के विकास में बाधक है, समझाइए। ये जितने भी क्षेत्रीय आंदोलन होते हैं ये किस तरीके से हमारे देश के विकास को रोकते हैं, ये एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्षेत्रीय आंदोलन देश के विकास में बाधक है क्योंकि इसके निम्न दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं देश में, ठीक है। पहला देखते हैं, बार बार नए राज्यों के गठन से देश की जो एकरूपता है और अखंडता है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखो, जब क्षेत्रीय आंदोलन होंगे तो किसी क्षेत्र को पृथक करने की बात आएगी, कोई नया राज्य बनाने की बात आएगी, तो इससे क्या हो रहा है, देश की जो अखंडता है, एकरूपता है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, अब तक गठित नए राज्यों में एक भी ऐसा राज्य सामने नहीं आया जिसके गठन के बाद विकास दर में अभूतपूर्व वृद्धि की दर्ज की गई। अगर हम भारत में ही देखें तो क्षेत्रीय आंदोलन के कारण जो राज्य बने हैं ना, उनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि इनके अलग होने से इनका कोई विकास हो पाया है, ठीक है। क्षेत्रवाद के कारण जो है ना, केंद्र और राज्य के जो संबंध होते हैं उन पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। क्षेत्रवाद से गठबंधन की राजनीति को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे क्षेत्रों के विकास के लिए नीति निर्माण या फिर इन नीतियों के क्रियान्वयन में दुविधा उत्पन्न होती है।
उसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा क्षेत्रीय विकास के वायदे कर लोगों के धार्मिक विकास का प्रयोग कर वोट बैंक के तौर पर काम किया जाता है, जिसके चलते देश में सांप्रदायिक व हिंसा का माहौल भी पैदा होता है। तो ये धार्मिक रूप से भी अच्छा नहीं है और वोट बैंक की उत्पत्ति करता है। उसके अलावा क्षेत्रवाद के कारण देश में अलगाववाद की भावना भी बढ़ती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब एक्सट्रीम लेवल पर क्षेत्रवाद चला जाता है तो वो अलगाववाद का रूप धारण कर लेता है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्यों के नाम व राजधानियों के नाम लिखिए। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जितने भी राज्य है तथा उनकी जो भी राजधानियाँ हैं उनके बारे में बताना है। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं से क्या आशय है और इसको समझाना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप आंसर देख सकते हैं, ये थोड़ा छोटा आंसर रहेगा क्योंकि जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल छोटा है, ठीक है। देखते हैं, एक क्षेत्र विशेष के लोग द्वारा अपनी विशिष्ट भाषा, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक विशिष्टताओं के आदि के आधार पर की जाने वाली विशिष्ट मांगों को क्षेत्रीय आकांक्षा के रूप में समझा जा सकता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, जब भी कोई विशेष क्षेत्र है जहाँ की बोली, भाषा, भौगोलिक स्थिति थोड़ी अलग है और इसके कारण जब वो पिछड़ जाता है तो उसकी कुछ आकांक्षाएं, कुछ उम्मीदें होती है, ठीक है, उस विशेष क्षेत्र के लिए। तो उन्हीं उम्मीदों, आकांक्षाओं को क्षेत्रीय आकांक्षाएं कहते हैं। क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण यही है, धार्मिक विभिन्नता, सांस्कृतिक विभिन्नता, भौगोलिक विभिन्नता, राजनीतिक स्वार्थ, असंतुलित विकास, क्षेत्रीय राजनीतिक दल इत्यादि। क्षेत्रीय आकांक्षाओं के कारण क्या होता है, केंद्र व राज्य के संबंध में कटुता उत्पन्न होती है, देश की शांति भंग होती है, देश की जो एकता और अखंडता है उसको खतरा उत्पन्न होता है। जब क्षेत्रीय आकांक्षाएं उग्र रूप धारण कर लेती है तो अलगाववाद उत्पन्न होता है, जो देश के लिए क्या है, अनुचित है या फिर हानिकारक है। तो यही था आंसर, जो मैं ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं इसके हर पॉइंट को, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, क्षेत्रीय असंतुलन का अर्थ है समझाइए। क्षेत्रीय असंतुलन का क्या अर्थ है वो एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्षेत्रीय असंतुलन का अभिप्राय है देश के विभिन्न राज्यों के आर्थिक तथा प्रति व्यक्ति आय के स्तर में पाई जाने वाली असमानता। देखो मैं सीधा सा एक्सप्लेन करती हूँ, ये पूरा भारत है और ये मान लो भारत का आधा हिस्सा है और ये आधा हिस्सा है, ठीक है। अब ये जो इलाका है ये बहुत विकास कर रहा है, बहुत प्रगति कर रहा है, और ये जो विकास, ये हिस्सा जो है ये बहुत गरीब है, बहुत पीछे छूट चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, क्षेत्रीय असंतुलन हो गया। एक हिस्सा आर्थिक रूप से आगे बढ़ गया, वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय आगे हो गई, और यहाँ की प्रति व्यक्ति आय जो है वो निम्न है और ये विकास नहीं कर पाया। तो इसी स्थिति को बोलते हैं क्षेत्रीय असंतुलन, ठीक है। अब क्षेत्रीय असंतुलन को हम कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्षेत्रीय असंतुलन है, तो उसके निम्न संकेतक है जिनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे साक्षरता दर में विभिन्नता, भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों में साक्षरता दर में अत्यधिक अंतर है। जैसे कि हम केरला वगैरह का साक्षरता दर देखें तो वो बहुत ज़्यादा है, वहीं अगर हम बिहार, उत्तर प्रदेश का अगर साक्षरता स्तर देखें, साक्षरता यानी कि वहाँ पर कितने पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो बहुत कम है। तो ये जो अंतर है ये भी क्या बताता है, क्षेत्रीय असंतुलन, ठीक है। कुछ प्रांतों में साक्षरता की दर 3/4 से अधिक है, वहीं ऐसे राज्य भी है जिनमें आधी जनता या आधी जनसंख्या केवल साक्षर है, ठीक है। दूसरा, आर्थिक विकास में भिन्नता, भारत में कुछ पिछड़े हुए राज्यों में प्रति व्यक्ति आय कम होने से बड़ी संख्या में लोग गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा का सामना कर रहे हैं। इसके विपरीत अगर हम दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों की बात करें तो वहाँ प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय भी बहुत अधिक है, ठीक है। उसके बाद असमान संपत्ति वितरण, क्षेत्रीय असंतुलन एक देश में संपत्ति का असमान वितरण है। भारत के लगभग 28% लोगों ने देश की 72% संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, और बाकी के जितने भी लोग हैं, ठीक है, 72% जो लोग हैं वो गरीबी में है, ठीक है। तो ये भी क्या बताता है, एक असंतुलन बताता है। उसके बाद औद्योगिक विकास में भिन्नता, कोई राज्य है जैसे कि दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, जहाँ पर औद्योगिक विकास काफ़ी हो चुका है, और कुछ राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, जो राज्य प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ कृषि पर निर्भर है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न होता है। मृत्यु दर में विभिन्नता,
भारत के विभिन्न प्रांतों में मृत्यु दर की भिन्नता के कारण राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता भी अलग अलग हो जाती है, जो कि एक क्षेत्रीय असंतुलन का संकेतक ही है। तो ये सारे आंसर रहेगा। तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अलगाववादी आंदोलन क्या है समझाइए। तो अलगाववादी आंदोलन को समझाना है। तो देखते हैं इसके आंसर को भी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अलगाववाद की एक व्यापक परिभाषा है। यह किसी बड़े समूह से सांस्कृतिक, जाति, आदिवासी, धार्मिक, नस्लीय, सरकारी व लैंगिक अलगाव की स्थिति की मांग है। अतः जो लोग देश के किसी हिस्से को उससे अलग करना चाहते हैं तो हम उसे कहते हैं अलगाववादी। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि वह अलग देश की ही मांग कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ जरूरी चीज़ें उनमें स्वायत्तता की मांग कर रहे हो, कुछ चुनिंदा राजनीतिक मामलों में। ठीक है, अलगाववाद होना एक आम सी बात हो गई है आज के टाइम पे। लोग छोटी छोटी चीज़ों की मांग करने लगते हैं, जिससे अलगाववाद का नाम दिया जाता है। वह इसलिए क्योंकि लोगों में धर्म के नाम पर, काम के नाम पर कुछ नहीं होती रहती है, कुछ कहा सुनी होती रहती है। लोग जल्दी ही भड़क जाते हैं, फिर वह भी ऊंचा पद पाने के लिए गलत रास्ते बनाते हैं, जिससे वह सड़कों पर उतरते हैं, आरक्षण करते हैं, मारपीट करते हैं, दुकान फैक्ट्रियों में आग लगाते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें मनुष्य को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, और इसी को अलगाववादी आंदोलन कहते हैं। सीधा सा मतलब है ये, जब कोई भी विभिन्नता होने के कारण या उनकी मानसिकता ऐसा होने के कारण वो देश के किसी हिस्सों को अलग कर एक नया स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो उस समय जो स्थिति देश में बनती है, जो संघर्ष होता है, जो भी चीज़ें देश में अहिंसात्मक या हिंसात्मक चलती है, उसी को, उन सब को मिलाकर हम उसे अलगाववादी आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो ये इसका आंसर रहा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जो है, इसके सारे क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प हुई। अगर हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अब इस बुक का सिर्फ लास्ट चैप्टर बचा है, अध्याय 9, उसका वीडियो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। फिर हमारी जो फर्स्ट बुक है ना, उसको समकालीन विश्व में राजनीति, उसके कुछ चैप्टर बचे हैं, तो उनको भी हम जल्दी से कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।